गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th के लिए, उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज मान लो मैंने एक प्रिज्म लिया है ना, एक प्रिज्म अगर हम लेते हैं और इसके अंदर से हम व्हाइट लाइट पास करते हैं, है ना। ये मैंने यहां से एक व्हाइट लाइट पास की, नॉर्मल लाइट जो हम देखते हैं वो पास की, तो हमने देखा कि यहां से लाइट जो है वो ऐसे 7 कलर्स में अलग अलग बिखर गई, है ना। डिफ्रैक्शन हो गया इसका। हमने क्या देखा, उल्टा कर लेते हैं इसको, और हमने देखा कि 7 कलर्स में लाइट यहां से निकली, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। जैसे रेनबो बनता है सिंपल, कि अगर हम एक जो रेन ड्रॉप होती है एक्ट एज अ प्रिज्म, और उसमें से जब सनलाइट पास होती है, व्हाइट लाइट पास होती है, तो वो 7 कलर्स में ऐसे बिखरती है। तो ये जो निकल कर आता है दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जितने भी कलर्स हैं दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, एक के बाद एक कंटिन्यू होते जाते हैं। कहीं पर भी ऐसी एक लाइन नहीं मिलेगी जहां पर सेपरेशन हमको दिखे। क्लियर है? तो ये हुआ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से जब आप किसी भी लाइट को किसी एटम में से या मॉलिक्यूल में से या फिर आयन में से पास करते हैं तो आपको इसी तरीके से स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलता है, जो दो टाइप का हो सकता है। या तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या फिर हम उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर एब्जॉर्ब लाइट से निकालें तो अलग बनेगा, एमिटेड लाइट से निकालें तो अलग बनेगा। तो वो जो चीज हम केमिकल्स के साथ करते हैं, इस प्रिज्म की जगह हम कोई कंपाउंड रख देते हैं और कंपाउंड में से व्हाइट लाइट निकालते हैं और इस तरीके से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है चीज? अब ये स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज कर रहे हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, सिंपल सा मतलब है बोलने का कि हमने हमारा एटम या हमारा आयन या हमारा कोई भी सब्सटेंस जिसका स्पेक्ट्रम हमको निकालना था वो रखा, लाइट को उसमें से पास किया पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली, और फिर उसको किसमें भेज दिया? स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिल गया। दैट स्पेक्ट्रम कैन बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इट कैन बी एमिशन स्पेक्ट्रम। वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एमिट हुई है, और हमने किससे हमारा स्पेक्ट्रम बनाया है। क्लियर है ना। अभी प्रिज्म के केस में क्या था कि जब आपने व्हाइट लाइट भेजी तो आपको 7 कलर्स में चीजें मिली, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। जब हम एटम की या सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट लाइट के साथ स्पेक्ट्रम दे दे। इट डिपेंड्स कि वो कौन सी लाइट के साथ एक्टिव है और किसके साथ स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इंफ्रारेड के साथ स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट के साथ देते हैं, ठीक है, कुछ विजिबल में भी देते हैं। तो जब हम अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट के साथ निकालते हैं स्पेक्ट्रम के लिए, तो हमको अलग अलग स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारी चीज आती है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और कैसे बनाते हैं। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था फर्स्ट हमारा, हमने इसकी बात की। उसके लिए हमने कुछ चीजें लिखी हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये जो लाइट होती है जब ये प्रिज्म से टकराकर डिस्पर्स हो जाती है या ऐसी फैल जाती है और 7 कलर्स में या अलग अलग सीरीज में निकलती है कलर्स की, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? डिस्पर्शन। क्लियर है? तो डिस्पर्शन मतलब क्या हो गया? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। फिर हमने बोला कि ये जो सीरीज निकलती है, जो बैंड के फॉर्म में कलर्स निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेक्ट्रम। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम। जो सीरीज है कलर का या बैंड है कलर का, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है स्पेक्ट्रम के साथ या स्पेक्ट्रा के साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है चीज? और जिस इंस्ट्रूमेंट से स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
ये क्लियर है चीज। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, दिस सीरीज ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, देन दिस स्पेक्ट्रा इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें पहली कैटेगरी क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो स्पेक्ट्रम जो उन रेडिएशन से बनता है जो सब्सटेंस से एमिट होती है। ठीक है, उस सब्सटेंस से जिस सब्सटेंस ने एनर्जी को पहले से एब्जॉर्ब कर रखा हो, और ये एनर्जी कहां से आई, देन दिस एनर्जी कैन बी बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और बाय हीट। क्लियर है चीज, मैं क्या बोल रहा हूं कि एमिशन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जो वो सब्सटेंस बना सकते हैं जो सब्सटेंस पहले से ही एनर्जी लेकर अपने पास बैठे हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो पहले से एक्साइटेड फॉर्म में है। ठीक है, और जब एक्साइटेड फॉर्म में होंगे तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी को रेडिएट करेंगे, उस रेडिएंट एनर्जी के साथ जब मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूं, देन दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब उस सब्सटेंस से एनर्जी, उस सब्सटेंस ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो कहां से एब्जॉर्ब की, तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से या फिर हीट से, या तो हम उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दें या फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क देकर या इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको हम एक्साइट करवा दें। क्लियर है चीज, है ना। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करें कि यहां पर मैंने एक गैस ली, है ना, ये गैस के एटम्स हो गए, है ना, ये हो गया हॉट गैस। क्लियर है चीज, है ना। अब यहां पर हमने हॉट गैस ली, मतलब यहां पर जो है एक्साइटेड एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर एक्साइटेड एटम्स है तो इनके अंदर से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है ना। जब भी ठीक है, अब इसको समझे एमिशन स्पेक्ट्रम को। तो मान लो मैंने यहाँ पर कोई सब्सटेंस लिया, सपोज कोई गैस मैंने ले ली जिसको मैंने या तो हीट करके या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से थोड़ा गर्म कर लिया है, तो एटम क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। अब जब एक्साइटेड हो गए, एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं तो अनस्टेबल हो गए। अब वो जो एटम एक्साइटेड स्टेट में गए हैं वो वापस लौट कर कहाँ आएंगे, अपनी नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में, तो उस टाइम में अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकालेंगे। ये हो गई हमारी क्या, ये रेडिएशंस जो निकल रही है ना, ये रेडिएंट एनर्जी बाहर। इस रेडिएंट एनर्जी को अगर मैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंट से गुजार देता हूं इस तरीके से, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे इसका एक स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम मिला। इस स्पेक्ट्रम के अंदर एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी जिसके ऊपर इंप्रेशन आएगा और उसमें हमको कुछ ऐसी लाइंस मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइंस मिली और बाकी स्पेस क्या हो गया, डार्क हो गया। क्लियर है, ये जो बाकी स्पेस होगा ये क्या रहेगा, पूरा डार्क रहेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर बीच में एक ब्राइट लाइन रहेगी, फिर बाकी स्पेस ऐसा डार्क रहेगा, फिर लाइन रहेगी, फिर बाकी स्पेस ऐसा डार्क हो गया, फिर लाइन आ गई, फिर डार्क हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को लाइन मिली है ना। यहाँ पर एक ब्राइट लाइन मिल गई, यहाँ पर एक ब्राइट लाइन मिल गई, ये ब्राइट लाइन है, यहाँ पर एक ब्राइट लाइन मिल गई, अलग अलग कलर की। क्लियर है चीज। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने क्या बोला कि जब हमने किसी भी सब्सटेंस को लिया, अच्छा यहाँ पर जब सब्सटेंस को हम गर्म करेंगे तो वो कौन सी लाइट यहाँ से निकालेगा, कौन सी रेडिएशन निकालेगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें या सोडियम सॉल्ट की बात करें, तो जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है, जो लाइट, कोई भी चीज जब आप गर्म करते हैं, जैसे लोहा है, आपने उसको गर्म किया तो वो रेड चमकने लगता है। वैसे ही मान लो अगर मैं सोडियम का सॉल्ट ले रहा हूँ और उसको गर्म कर रहा हूँ तो वो अपने अंदर से येलो लाइट निकालेगा। अगर मैं पोटेशियम का कोई सॉल्ट ले रहा हूँ तो अपने अंदर से पिंक लाइट निकालेगा। तो कौन सा सब्सटेंस हीट अप होने के बाद या एक्साइटेड होने के बाद कौन सी लाइट एमिट आउट करता है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हिच वी आर टेकिंग। ठीक है, अब वो जो रेडिएशंस उसमें से निकल रही थी कलर के फॉर्म में, जब उसको मैंने प्रिज्म से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकाला, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें इसी तरीके से एक प्रिज्म लगा हुआ है जिसमें से हमारी रेडिएशन जा रही है और हमको स्पेक्ट्रम दे रही है। क्लियर है, तो ऐसी प्रिज्म से जब वो रेडिएशंस निकल कर गई तो एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर आकर हमको क्या मिल रहा है, इंप्रेशन मिल रहा है। क्लियर है, आधी जगह क्या हो गया, डार्क स्पेसेस आ गई और आधी जगह क्या आ गई, लाइट। अब कैसे हुआ ये, जैसे हम इसको समझे, व्हाइट लाइट थी,
ठीक है, ये लाइट मैंने भेजी हमारे सब्सटेंस से, तो हमारा जो सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टी थी कि इनमें से कुछ लाइट्स को सब्सटेंस ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो विब्ग्योर कंटिन्यूस बनना चाहिए था हमारे पास, वो ना बनते हुए डिसकंटिन्यूस आ गया, तो इसको हमने डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल दिया, या फिर जो लाइन के फॉर्म में आ रहा है तो हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। क्लियर है चीज, है ना। जैसे हमने ये सब्सटेंस लिया है और सब्सटेंस में से जब हमने लाइट भेजी तो सब्सटेंस ने पहले क्या किया, सॉरी, जो एनर्जी हमने सब्सटेंस के अंदर भेजी उस एनर्जी में से उसने कुछ एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया वो बाहर आई और वो हमको यहाँ लाइन के फॉर्म में दिख गई। जहां जहां एब्जॉर्ब हो गया वहां पर हमको डार्क स्पेसेस दिख गए, जहां एब्जॉर्ब नहीं हुआ वहां ब्राइट लाइंस दिख गई। तो वो स्पेक्ट्रम जिसमें ऐसी लाइंस बनती हैं, ब्राइट कलर की लाइंस बनेगी, उन लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, जहां पर लाइन आ रही है यहां पर डार्क लाइंस आ जाए और बाकी जगह ब्राइट हो जाए, कलर हो जाए, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं उल्टा। क्लियर है। एमिशन स्पेक्ट्रम को हम यहाँ गैस, हाइड्रोजन गैस लेकर भी समझा सकते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक कलर आएगा, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हम उन रेडिएशंस को यूज करके बना रहे हैं जो तब निकल रही है जब हमारा एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में, या हमारा सब्सटेंस पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकती है। आफ्टर गेटिंग इनटू एक्साइटेड स्टेट, जब वो वापस लौटकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगा। यूजिंग दैट रेडिएशंस अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूं तो मुझे ब्राइट लाइंस मिलती है विद डार्क स्पेसेस। उन ब्राइट लाइन वाले स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है चीज, तो आप ये इतना करें। इसके बाद हम हाइड्रोजन वाले एग्जांपल को देखते हैं कि वो क्या है। तो ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस ट्यूब में हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स जोड़ दिए और अंदर ले लिया हमने हाइड्रोजन गैस। जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देकर इस H2 गैस को एक्साइट करवाया गया, एनर्जी दी गई, एटम एक्साइटेड स्टेट में गए, तो जब वो लौट कर वापस आ रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। दिस आर रेडिएंट एनर्जीज, है ना, रेडिएशन निकल रही है, जिसको हमने एक स्लिट की सहायता से एक प्रिज्म की तरफ भेजा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ भेजा, और जब ये देखा कि उसका स्पेक्ट्रम क्या बना तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको कुछ ऐसा मिला, जहां पर हमको रेड कलर की लाइन मिली, येलो कलर की लाइन मिली, ब्लू मिली और वायलेट मिली पूरे विब्ग्योर में से, और बाकी चीजें जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, जो एब्जॉर्ब लाइट थी तो वहां क्या आ गए हमारे पास, डार्क स्पेसेस आ गई। ठीक, तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम बना लाइन के फॉर्म में, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में क्या आ रही है, डार्क स्पेसेस आ रही है, तो इसको हमने बोला डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और लाइन के फॉर्म में तो बोला लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है, आप ये वाला स्पेक्ट्रा बना लें। तब तक हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लियर है। हम तब तक इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप ऊपर वाला बनाएं। अब सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। डेफिनेशन हमने लिख दी है, when a continuous electromagnetic radiation is allowed to pass through a gas or a solution of some salt and the transmitted light is observed, we obtain a spectrum in which dark lines are observed. Such spectrum containing dark line is called absorption spectrum. absorb की जगह हम analyze लिख दें, transmitted light is analyzed। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज करें एक व्हाइट लाइट है ना, ये हो गई हमारी व्हाइट लाइट। ठीक है, इस लाइट को हमने क्या किया, मान लो किसी सॉल्यूशन से पास किया, यहां सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो आप यहां सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, और अगर आप सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं तो आप एक गैस भी ले सकते हैं, है ना, ऐसी गैस जो एक्साइटेड फॉर्म में ना हो, है ना, कोल्ड गैस हम ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें से निकल रही है लाइट, क्या, उसको हमने बोल दिया ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, और ट्रांसमिटेड लाइट को जब हमने पास कर दिया किससे, प्रिज्म से, तो हमको यहां पर क्या मिल गया, स्पेक्ट्रा। क्लियर है चीज। तो जब हम एक व्हाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करते तो होगा क्या कि सॉल्यूशन या गैस जो हमने लिया है वो इसमें से कुछ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी को क्या कर देगा, ट्रांसमिट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट जा रही है, जब इसको प्रिज्म से भेजेंगे और फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन निकालेंगे, तो जो लाइट्स
एब्जॉर्ब हो गई है वो क्या हो जाएगी, डार्क लाइंस के फॉर्म में आ जाएगी, और बाकी जगह क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ लाइंस क्या आ रही थी, ब्राइट आ रही थी, अब यहाँ लाइंस क्या आने लगेंगी, डार्क आने लगेंगी। जैसे एग्जांपल लें अपन, सपोज मैंने लिया यहाँ पर NaCl का सोल्यूशन, नमक के पानी का सोल्यूशन लिया, इसमें से मैंने व्हाइट लाइट भेज दी, व्हाइट लाइट भेजी, तो व्हाइट लाइट जाने के बाद इसमें से निकला ट्रांसमिटेड लाइट। इस ट्रांसमिटेड लाइट को हमने क्या किया, प्रिज्म से भेजा, और जब इसका स्पेक्ट्रम निकाला तो हमने देखा कि यहां पर कुछ लाइट ऐसी थी जो एब्जॉर्ब हो गई, तो उसकी जगह हमको क्या मिल गया, डार्क लाइंस, और बाकी जगह क्या हो गई, ब्राइट, है ना। तो ये जो जगह आ रही है ना, ये हो गया क्या, ब्राइट स्पेस, ठीक है। और ये जो लाइन आ रही है ये हो गई क्या, डार्क लाइंस। क्लियर है चीज। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने देखा कि हमको ब्राइट लाइंस मिलती हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने देखा हमको डार्क लाइंस मिलती हैं। क्लियर है, फर्क दोनों में इतना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम ट्रांसमिटेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम रेडिएटेड लाइट की या रेडिएट एनर्जी की बात करते हैं। क्लियर है चीज। तो आप एब्जॉर्प्शन भी लिख लें। तो यहां पर हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात कर ली कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप के हो गए, एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के साथ देख लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NaCl के साथ, यहां कोई गैस रखकर भी आप कर सकते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है। अब हम जो चीज पढ़ रहे थे, हमने शुरुआत की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए। हमने ये बोला कि बोर मॉडल के आने से पहले क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। तो वहां पर हमने डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, रेडिएशंस के बारे में बात की, EMR वगैरह के बारे में पढ़ा, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसी में हमने स्पेक्ट्रम निकाला। अब हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल जो दिया था, जिसमें उसने बोला कि एटम का जितना भी पॉजिटिव प्रोटॉन है या पार्ट है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल दिया गया था, इस मॉडल की क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या चीजें इसने एक्सप्लेन नहीं की, और फिर बोर मॉडल आया, तो बोर मॉडल ने इन चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। क्लियर है, आप इतना करें। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो आया, उस मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक रहे, तो बिल्कुल सिंपल से 3 पॉइंट है। पहला कि रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम क्यों स्टेबल होता है इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। अब इसको अपन समझे कि ऐसा कैसे पता चला कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं है ना। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये जो सेंटर पार्ट है किसी भी एटम का, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, पूरे प्रोटॉन, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में, जैसे मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उसी तरीके से जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Gm1 m2 अपॉन r²। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मास हो गया दोनों बॉडी का, और r इज रेडियस। इसी तरीके से जब कूलम फोर्सेस या वो फोर्स जो इन दो चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इसके बीच का अगर हमको फोर्स निकालना होता है तो सेम निकलता है क्या, F इक्वल्स टू K, है ना, कांस्टेंट Q1 Q2 दैट इज चार्जेस अपॉन r², है ना। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ये हो गया हेवनली बॉडीज के लिए, या फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब हम प्लैनेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो मास बहुत ज्यादा है ना, और जब हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, एंड दे आर चार्ज पार्टिकल्स आल्सो, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ चार्ज प्रेजेंट है तो अभी तक हम पढ़कर आए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इसमें से क्या निकलनी चाहिए, कुछ एनर्जी। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन से धीरे धीरे एनर्जी से, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उनसे एनर्जी धीरे धीरे निकलने लगेगी चार्ज होने की वजह से, तो एनर्जी निकलने के साथ साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये जो रोटेशन ऐसा चल रहा था, है
है ना, धीरे धीरे ये रोटेशन में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन की तरफ, और एक टाइम आएगा कि वो जब जाकर अपने प्रोटॉन से कोलैप्स कर जाएगा तो पूरा का पूरा जो एटम है वो टूट गया, कोलैप्स कर गया। तो इस तरीके से एटम स्टेबल क्यों होता है, जबकि उसके अंदर प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एनर्जी रेडिएट भी होती है, लेकिन तब भी पूरा एटम क्या है, स्टेबल है। तो इसके बारे में रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। यही फर्स्ट पॉइंट का मतलब हो गया कि रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा क्या है कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनाइट लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी सिर्फ इसको याद रखें, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और बोर मॉडल पढ़ेंगे तो वहां ही समझ में आएगा, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम बनाते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में हमको एक स्पेसिफिक लाइंस मिलती हैं, अलग अलग उनको हम नाम देते हैं। तो उसका क्या रीजन था, वो लाइंस क्यों आई, उसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। और थर्ड है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। उसने सिर्फ ये बोल दिया कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया, बोर मॉडल, जिसने आसानी से इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशंस भी देखा जाए तो कैलकुलेशन बोलती है 10 टू द पावर ऑफ -8 सेकंड्स लगते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एनर्जी निकालता है तो कोलैप्स होने में। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से तो न्यूक्लियर मॉडल जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खारिज हो गया कि इट इज नॉट यूजफुल। इसके बाद है हमारे पास क्या, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल जिसको आज हम पढ़ते हैं, जिसमें हमने 9th क्लास वगैरह में पढ़ रखा है कि के शेल, एल शेल, एम शेल में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी चीजें इसमें क्लियर है। तो आप ये लिखें, उसके बाद हम बोर्स एटॉमिक मॉडल की डेफिनेशन देखते हैं क्या है और मेन पोस्टुलेट्स क्या है कि किसके ऊपर थ्योरी काम करती है वो देखते हैं। अब है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1913 में दिया और ये मॉडल बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। ठीक है, गिवन बाय नील्स बोर इन 1913 एंड इट वाज बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो हम पीछे पढ़कर आए कि लाइट के अंदर जो एनर्जी है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम्स, पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ये जो थ्योरी थी ये किन पॉइंट्स पर काम करती थी, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स और बेसिक पोस्टुलेट्स। पहला था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जब हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि उस एटम के अंदर एक हेवी पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर है जिसको नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर एक सेंटर है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ विद फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। जितना भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस सेंटर के अराउंड ऐसे कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है जिनके अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है इस तरीके से जो रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। इस हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की भी उतनी ही एनर्जी होगी जितनी एनर्जी ऑर्बिट की है, तभी वो उसमें प्रेजेंट है। और टाइम के साथ ये जो एनर्जी है ऑर्बिट की ये कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कुछ x वैल्यू की है तो वो जब तक एटम का एक्सिस्टेंट है, वो एक्सिस्टेंस है, तब तक वो x ही रहेगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हमने बनाए हैं, है ना, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है और फिक्स्ड एनर्जी होने के साथ साथ इनका नाम क्या मिल गया, स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। और लास्ट में बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जब वो एक ऑर्बिट से या स्टेशनरी स्टेट से जंप होकर दूसरे में आ जाए, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, या फिर थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आए। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इन पॉइंट से क्या क्या चीजें हमको निकल कर मिली, कितने इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे, क्या चार्ज की वैल्यू हो सकती है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब नील बोर ने हमको फर्स्ट पॉइंट में बोला कि एक एटम के अंदर एक सेंटर है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ हैं जिनको नाम दिया ऑर्बिट्स।
ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया, बोर्स ने, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, तो बोर्स ने इनको नाम दिया क्या, ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स को एक एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे फर्स्ट को दिया K, उसके बाद L, उसके बाद M। ठीक है, ऐसे ही NOP, इस तरीके से ऑर्बिट्स आए। क्लियर है? अब इन ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे, तो वो हमको एक फॉर्मूले से मिलता है, दैट इज 2n², है ना। ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग number of electrons in a particular orbit। ठीक है, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको k के लिए निकालना है, ठीक है, तो ये जो n होता है, दिस n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोला हमने, 2n²। और सेंटर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो k कौन सा शेल है, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो हमने लगा दिया 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। इसलिए पहले वाले ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज शेल, तो पहले वाले ऑर्बिट या पहले वाले शेल में k में हम कितने इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, 2। ऐसे अगर हम l की बात करें तो 2n²। जब सेंटर से आगे बढ़े तो l का नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 2 × 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8। तो सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। और 8। ठीक है, इसी तरीके से m में निकालना है तो 2n², n का नंबर कितना आ जाएगा, 3, ये हो गया 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18। ठीक है, फिर आया n में हो गया 2n², ये हो गया 2 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 4 का स्क्वायर, 16 2 = 32। ठीक है, तो ये जो चीज हमने निकाली है, दिस आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी के बेसिस पे फिर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से ऑर्बिट में कितने होंगे। इसी तरीके से बोर ने बोला कि हर ऑर्बिट की, एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड रेडियस। न्यूक्लियस से वो ऑर्बिट कितना दूर होगा, उसका क्या रेडियस होगा, है ना, दिस इज रेडियस, ये हो गया क्या, रेडियस। और उसकी कितनी एनर्जी होगी, इसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। ये अभी हम आगे देखेंगे कि बोर ने एनर्जी और रेडियस निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला दिया, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है। मतलब कि मान लो ये न्यूक्लियस था, है ना, इस तरीके से हमारे ऑर्बिट्स थे। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर है, ठीक है, और इस ऑर्बिट की एनर्जी हो गई मान लो कितनी, E1। इसी तरीके से इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, E2 हो गई। इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई, E3 हो गई। कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहां रोटेट कर रहा है, ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो ये ट्रांसिट होकर कहां आ जाएगा, E2 में या E3 में, जहां भी जाए, दैट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांजिट करवाकर E2 में भेजने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या हो जाएगी, E2 में कितनी एनर्जी होती है टोटल, माइनस क्या, E1, दैट विल बी डेल्टा E। दिस डेल्टा E is what, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है ना समझना, कि अगर मुझे ये मालूम है कि E2 की एनर्जी की वैल्यू कितनी है और E1 की कितनी है, तो E1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी तो उतनी होगी जितनी E1 है।
अब अगर मुझे E2 मालूम है तो मैं दोनों को माइनस कर दूं, मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मुझे बाहर से कितने अमाउंट की एनर्जी देनी है ताकि इलेक्ट्रॉन E1 से निकलकर किसमें आ जाए, E2 में। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकाल ली जाए तो वो ट्रांजिट होकर अंदर वाले ऑर्बिट में जा सकते हैं। क्लियर है चीज? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी एमिट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करे, ट्रांजिट करे। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे 4-5 बेसिक से पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बोर की थ्योरी काम कर रही है। पहला, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स वैल्यू है इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें कितने होंगे वो हमने देख लिया। उसके बाद हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी की वैल्यू होती है, अपनी एक रेडियस की वैल्यू होती है विच इज फिक्स्ड, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या एनर्जी को एमिट कर देता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसिट कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। एटम जब तक रखा हुआ है न्यूट्रल कंडीशन में और एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर रहा है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, तब तक वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट यहां से आ जाता है कि कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, दैट मींस एटम इज स्टेबल। क्लियर है चीज? समझ में आ गई ना? इसमें कोई डाउट नहीं है अभी हमको। तो वो जो रदरफोर्ड का मॉडल में आया था कि एटम स्टेबल क्यों नहीं है या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो वो एक्सप्लेनेशन को यहाँ मिल गया कि न्यूट्रल कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होते हैं वो एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करते हैं ना एमिट करते हैं, इस वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और वो सिर्फ ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एमिट कर देते हैं तो फिर ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो 4-5 पॉइंट हमने बोले, एनर्जी के बारे में हमने बात की, रेडियस के बारे में हमने बात की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी रदरफोर्ड में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया था, वो बोर ने हमको समझा दिया। तो ये डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और अलग अलग लाइंस क्यों मिलती है हमको उसके अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है? उसके बाद रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हो गया, फिर इस ऑर्बिट के अंदर और कौन सी जगह होती है जिसको हम सबशेल्स बोलते हैं, सब ऑर्बिट बोल सकते हैं, वो क्या होता है, उसकी लिमिट कितनी होती है वो देखेंगे। ठीक है? एनर्जी रेडियस के फॉर्मूले तो हम देखेंगे ही, साथ में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसमें लाइन कौन कौन सी होती है और किस लाइट के साथ कौन सी लाइन बनती है हम वो देखेंगे। क्लियर? तो इससे रिलेटेड अगर अभी आपको आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।